नमस्कार। सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो आपकी सीरीज शुरू हुई है उसमें आज हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण, जैसे विशेष्य है, विशेष्य किसे कहेंगे पहले ये बताइए। विशेष्य किसे कहा जाएगा? जिस संज्ञा के बारे में बात की जाती है उसे क्या कहेंगे? विशेष्य। और उस विशेष्य से पहले लगने वाले विशेषण को, जैसे काला विशेषण लगा है, सफेद, अच्छी, को कौन सा विशेषण कहते हैं? यानी विशेष्य से पहले जो विशेषण आएगा उस विशेषण को क्या कहा जाएगा, बताइए। आंसर दीजिए इसका। ठीक है। एक होता है विशेष्य विशेषण, या इसे विशेष्य को उद्देश्य भी कह सकते हैं। विशेष्य विशेषण, विशेषण, इसी को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। विशेष्य कहेंगे या उद्देश्य। एक होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है। पहले विशेष्य पता होना चाहिए। विशेष्य क्या होगा? जिस जिसके बारे में बात की जाएगी, जिस संज्ञा के बारे में बताया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा घोड़ा, तो घोड़ा यहां पे क्या है? विशेष्य है। घोड़ा क्या है? विशेष्य। अब मैंने इस विशेष्य के आगे जोड़ दिया है काला घोड़ा। काला घोड़ा घास खा रहा है। काला घोड़ा घास खा रहा है। तो यहां पे देखिए विशेष्य है, और इस विशेष्य से पहले जो विशेषण आएगा, यानी विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को कहेंगे विशेष्य विशेषण। यानी इसका जो आंसर होगा उद्देश्य विशेषण। दूसरा क्या होता है? विधेय विशेषण। जैसे मैंने अगर इस क्वेश्चन को ये लिखा है कि घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। अब विशेष्य कौन है? विशेष्य घोड़ा है। और इसके बाद जो विशेषण आ रहा है, इसके बाद जो विशेषण आ रहा है उसे कहा जाता है विधेय विशेषण। जैसे मैंने कहा सफेद गेंद, सफेद गेंद। अब देखिए विशेष्य कौन है? गेंद। और इस गेंद से पहले आने वाले विशेषण को हम कहते हैं उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। और अगर मैं कहूं राम मोटा है, राम मोटा है। अब विशेष्य कौन है? राम। और इसके बाद आने वाले विशेषण को क्या कहा जाएगा? विधेय विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य या विशेषण विशेषण। ठीक है। विधेय भी यही हो गया। प्रविशेषण क्या होगा? यानी जो विशेषण की बी विशेषता बताएगा। जैसे मैंने कहा राम, राम सुंदर है, राम सुंदर है। तो सुंदर तो यहां पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सुंदर विशेषण हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं लिखूं बहुत, तो इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि राम बहुत सुंदर है। ठीक है। रमेश अत्यधिक, रमेश अत्यधिक शर्मिला छात्र है। रमेश अत्यधिक शर्मिला छात्र है। ठीक है। अब छात्र की विशेषता बता रहा है कि शर्मिला है। यह हो गया विशेषण। इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है अत्यधिक। यह कहलाता है प्रविशेषण। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले रूप को या शब्द को क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
दूसरा क्वेश्चन, विभाषा किसे कहेंगे? विभाषा या इसको हम मान सकते हैं उपभाषा। विभाषा या उपभाषा किसे कहेंगे? विभाषा या उपभाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भाषा के रूप, पहले जो होता है बोली। बोली बोली क्या होगी? भाषा का वह रूप जो समाज द्वारा केवल बोला जाता है, जो समाज द्वारा केवल बोला जाएगा, जिसमें कोई भी लिखित साहित्य नहीं मिलता है, वो कहलाता है बोली। ठीक है, उसके बाद आता है विभाषा या उपभाषा। उपभाषा क्या होगा? जिस बोली में साहित्यिक रचनाएं भी हो लेकिन उसका क्षेत्र विस्तृत न हो, वो कहलाएगा उपभाषा। जैसे हम कह सकते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस किस बोली में है? अवधी में। तो यही कहलाती है उपभाषा, यानी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, इसे कहा जाता है विभाषा। ठीक है, दूसरा होता है भाषा। उपभाषा के बाद भाषा। विस्तृत क्षेत्र में भाषा का लिखित और मौखिक रूप, भाषा का लिखित और मौखिक रूप क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। राजभाषा। राजभाषा क्या होगा? भाषा का वह रूप, किसी देश की सरकार द्वारा सरकारी कामकाज हेतु स्वीकृत भाषा, उसे क्या कहेंगे? राजभाषा। अगला राष्ट्रभाषा। किसी संपूर्ण देश की संपर्क भाषा, जो क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी हो, वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। उसके बाद आती है आपकी मानक भाषा। मानक भाषा क्या होगी? जिसकी अपनी क्या होगी? शैक्षणिक, वाणिज्यिक, शास्त्रीय शब्दावली हो, वो कहलाती है मानक भाषा। लोक भाषा। किसी समुदाय विशेष द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, ठीक है, वो कहलाएगी आपकी लोक भाषा। तो प्रयोग के आधार पर भाषा के ये रूप है। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। लिखना। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन तो होता ही नहीं है, क्या होगा? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन थे, अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। दूसरा ऑप्शन देखिए, निरपराधी। यहां पे जो होगा वो होगा निरपराध। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है। चौथा देखिए, उसे पैतृक, पैतृक कैसे लिखा जाएगा? ये उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, निम्नलिखित में से मामदेव का पर्याय शब्द होगा, मामदेव का पर्यायवाची होगा या समानार्थी कौन सा होगा बताइए। जिन शब्द समूह के अर्थ में समानता पाई जाती है वो कहलाते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द।
पिसुन तो आपको पता है, पिसन किसका होता है? कौवा का। अस्म आपको पता है, अस्म किसका होता है? पत्थर का होता है। बिडोजा किसका होता है? बिडोजा होता है इंद्र का। बिडोजा होगा इंद्र का। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलोम शब्दों का सही युग्म है, यानी कौन सा विलोम शब्द बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही लिखा गया है, बताइए। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है इप्सित। इप्सित का जो होगा अनिप्सित हो जाएगा, अनिप्सित। इसका ऑप्शन गलत है, इप्सित अनिप्सित। अमित का आपको पता है परमित। अमित का परमित। ठीक है, हया का क्या हो जाएगा? इप्सित का क्या है? अनिप्सित। अमित का क्या है? परमित। सॉरी, अमित का परमित। हया का क्या हो जाएगा? हया का बहेया, बिल्कुल ठीक है। अधि का निरग, ये भी सही है। पापी का निष्पापी, अधि का, ये दोनों ही सही हैं। अधि का होगा निरद, हया का हो जाएगा बया। इप्सित का अनिप्सित, और अमित का क्या हो जाएगा? परमित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोनों ऑप्शन सही हैं, सी भी और डी भी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। किस राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या हो जाएगा, बताइए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश कहलाएगा अध्यादेश। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत, यह कहलाएगा अधिनियम। अधिवाचना, अधिवाचना होगा ये। अधिवाचना क्या होगा? किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए या किसी मांग के लिए, मांग के लिए लिखित। ठीक है, किसी कार्य मांग के लिए लिखित, यानी जब तक लिखोगे नहीं वो अधिवाचना। ठीक है, अधिसूचना क्या होगी? राजपत्र में जनसाधारण के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना, वो क्या कहलाएगी? अधिसूचना। यानी सरकार के गजट पर प्रकाशित होने वाले के लिए सूचना जनसाधारण के लिए पहुंचाने तक वो कहलाती है अधिसूचना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश कहलाएगा अध्यादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? चलिए बताइए। राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, सर्वप्रथम राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान में किसने रखा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम किसने रखा? तो राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम किसने रखा? गोपाल स्वामी आयंगर ने।
संविधान में जो राजभाषा बनाने का प्रस्ताव है सर्वप्रथम किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। ठीक है। हिंदी जो है हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, अंडमान निकोबार की राजभाषा है। सिर्फ अंडमान निकोबार की राजभाषा है, अंडमान निकोबार की राजभाषा है। ठीक है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है हिंदी को। ठीक है। इसीलिए हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है, यानी सिर्फ कामकाज की भाषा है। अब किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की जो राजभाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी। मेघालय की खासी और गारो है। ठीक है। और यहां पे मणिपुरी। ठीक है। तो इसका जो राजभाषा अंग्रेजी है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। राजभाषा एक्ट कब बना? जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट में। राजभाषा एक्ट और संशोधन कब हुआ? संशोधन कब हुआ? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट में, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य होगा? अर्थ के आधार पर आपको पता है वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 4 तो यहीं दिख रहे हैं, विधानवाचक, फिर एक होता है आज्ञावाचक, आज्ञार्थक कह सकते हैं। ठीक है। एक होता है संभावनावाचक, संभावना थक वाक्य बोल सकते हैं। एक होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, एक होता है निषेध या निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। ये 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। बताइए। आज्ञार्थक में याद रखना, जहां पे क्या होगा? आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए या निवेदन किया जाए, वहां पे आज्ञार्थक वाक्य, यानी अपना काम करो, वो क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य। बातें मत करो, ये क्या है? आज्ञा है, आदेश है। संभावनार्थ क्या होगा? संभावनार्थक वाक्य में संदेहवाचक शब्द आगे जुड़े रहेंगे, यानी संभावनावाचक शब्द जैसे संदेह हो सकता है, कदाचित, इस तरीके के शब्द आपको दिख जाएंगे संभावनार्थक में। विस्मयादि बोधक में जहां आश्चर्य, हर्ष आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए वहां पे विस्मयादि बोधक, किसी को संबोधन करना है तो वहां पे भी विस्मयादि बोधक वाक्य। निषेधवाचक, जहां पे कार्य का या क्रिया का नहीं होना पाया जाए, जैसे बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, वो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। जहां प्रश्न पूछने की सूचना मिले, वो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आप घर जा रहे हैं? वो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। यानी इसमें विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य में सकारात्मक कथन शामिल होते हैं। राम पढ़ता है, हवा चल रही है, ये विधानवाचक वाक्य हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य,
जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित हो, वो संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक, यहां पे इच्छा, आशीर्वाद, 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 शुभकामना, दुआ या बदुआ देनी है किसी को, वहां पे इच्छावाचक वाक्य। तो आप बताइए, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको बताइए। स, हलंत, ई, क, स, आ के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। यानी इन शब्दों से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है? वर्ण विच्छेद करके दिया गया है आपके पास, बताइए कौन सा शब्द बनेगा सही? स यानी इससे बना ई। ठीक है, क और स इसको लिखा जाता है अक्षर, और आगे है आ, यानी ये बनेगा शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए, सही अनुक्रम क्या है? तालव्य पहले हो नहीं सकता है क्योंकि पहले कंठ आता है, दंत्य हो नहीं सकता है, ओष्ठ्य हो नहीं सकता है, ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले कंठ आएगा, फिर तालव्य आएगा, फिर वत्स्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठ, तालव्य, वत्स्य, दंत्य और ओष्ठ्य। कंठ से कौन सा वर्ग बोला जाता है व्यंजन का? क वर्ग। क वर्ग कंठ से बोला जाता है। क वर्ग, साथ में स्वर की बात करें तो स्वर कौन सा बोला जाएगा? अ और आ। उसके बाद आता है तालव्य। ठीक है, तालव्य से कौन सा बोला जाएगा? च वर्ग। च वर्ग तालव्य से बोला जाएगा। साथ में याद रखना है य और स। स्वर की बात करें तो ई और बड़ी, ये तालव्य से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वत्सर्य। वत्सर्य लिखा गया है, वत्सर्य में कौन सा आ जाएगा? वत्सर्य में आएगा र, स, न, ल और ज, ये वत्सर्य है। उसके बाद है दंत्य। दंत्य से जो स्वर बोले जाते हैं वो होगा त वर्ग। त वर्ग, साथ में याद रखना ये दंत्य स है और ल भी इसी से भी बोला जाता है कब। ठीक है, दंत्य। उसके बाद आ जाता है ओष्ठ्य। ठीक है, ओष्ठ्य से आएगा प वर्ग। प वर्ग ओष्ठ्य से बोला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? चलिए इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है अंगारे उगलना, यानी क्या है? कटु वचन कहना, बहुत कठोर बातें कहना। बिल्कुल ठीक है, सही लिखा गया है।
अल्लाह को प्यारा होना यानी ईश्वर का प्रिय भक्त होना नहीं, कम उम्र में मर जाना कह सकते हैं, इसका जो मर जाना भी कह सकते हैं, यानी कम उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया, तो ये गलत है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भंडा फूटना यानी रहस्य प्रकट हो जाना, बिल्कुल सही। आंखें तरेरना, क्रोध में देखना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आ गया फिर से, लॉ और सॉ का उच्चारण किस स्थान से होता है? अभी बताया था, लॉ और सॉ का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो लॉ और सॉ का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी अभी बताया था दंत्य से। चलिए अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अर्धविवृत स्वर है, जीभ मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने होंगे? पहला आएगा संवृत स्वर, संवृत स्वर, फिर आता है अर्ध संवृत स्वर, फिर आता है विवृत स्वर, और फिर आता है अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर, संवृत स्वर क्या होंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, वो कहलाते हैं संवृत स्वर। कौन कौन से हैं? ई और उ और बड़ा उ, ये संवृत स्वर है, ठीक है। अर्ध संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहता है, वो कहलाएगा अर्ध संवृत स्वर। कौन सा हो जाएगा अर्ध संवृत स्वर? यानी एक मात्रा वाले ओ और ए, ये अर्ध संवृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलता है वो है विवर्त स्वर, एक ही स्वर है आ। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुला रहता है वो अर्ध विवृत स्वर है। अ हो गया, ए हो गया और आओ हो गया। अब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये तो हो गया संवृत स्वर, ये अर्ध संवृत हो गया, अर्ध संवृत, ठीक है। आ ये विवृत स्वर हो गया, विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत पूछा है, ऑप्शन नंबर सी अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए, व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए, जैसे ये क है, तो अगर इसको स्वर रहित करना है तो इसके नीचे ये चिन्ह लगता है, इस चिन्ह का नाम बताना है कि कौन सा चिन्ह है। व्यंजनों को जो स्वर रहित करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होगा हलंत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अनुस्वार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। स्वर आपको पता है मूल रूप से स्वर कितने हैं? मूल रूप से कितने स्वर होंगे? 11। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होंगे? उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10। लेखन की दृष्टि से स्वर कितने हो जाएंगे? लेखन की दृष्टि से स्वर हो जाएंगे 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लालटेन, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है,
देशज है, विदेशज है? बताइए। लालटेन शब्द, लालटेन जो शब्द हो जाएगा विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है लालटेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए। बुद्धिमान में पढ़ते हैं, आसान सा है, बुद्धिमान में पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हो जाएगा बुद्धिमान में? इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। बुद्धिमान में कौन सा पढ़ते हैं? इसमें जो पढ़ते हो जाएगा बुद्धि मूल शब्द हो जाएगा प्लस मान है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्णय में उपसर्ग है, निर्णय में उपसर्ग है। निर्णय में जो उपसर्ग हो जाएगा निर उपसर्ग, निर उपसर्ग का अर्थ बताइए। निर उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट में निर उपसर्ग का अर्थ बताइए। निर हो गया और निस, इसका अर्थ बताइए। निर और निस का क्या अर्थ होता है? कमेंट में बताइए, निर और निस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। ठीक है, दैत्य लिखा गया है और प्लस अरि लिखा गया है। पहले ही पता चल रहा है कौन सी संधि है, स्वर संधि होगी। ठीक है, दे तो। ठीक है, यह प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, संधि कौन करता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। इन दोनों शब्दों से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। य के साथ स्वर है अ, और यहां से आ जाएगा दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ। इसने संधि करनी है, री ने कोई संधि नहीं करनी है, री को लिखा जाएगा ऐसे ही। अब देखिए, दैत्य ने कोई संधि नहीं करी है, इसको लिखा गया ऐसे ही। अ और अ, यानी अ के बाद अगर अ आए, समान स्वर के बाद समान स्वर आए, तो देखिए आ बन गया। ठीक है, यहां से बचा था य हलंत, यहां से हो गया आ, और यहां बचा हुआ है री, जिसने संधि नहीं करी है। ठीक है, अब अगर इसका संयोग करेंगे तो क्या होगा? दै त य हलंत, हलंत हटकर आ स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा या, और ये बन गया दैत्यारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ सी, बिल्कुल सही है, दैत्यारी। ठीक है, कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी संधि का है। पवन का सही संधि विच्छेद है। पवन का, पवन का सही संधि विच्छेद है। देखिए पवन, पवन कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि संधि के लिए आपको बताया था, यानी य और व, ये दो वर्ण देखने आपने। इनसे पहले आपको अ दिखे या आद स्वर दिखे, इनसे पहले जो वर्ण लगा होगा उसके साथ अ दिखे या आ दिखे। यहां भी वही है, अ दिखे या आ दिखे। ठीक है, अगर या होगा तो या पे मात्रा लगेगी ए और आई के अनुसार। अगर वा है तो इस पे मात्रा लगेगी ओ या आओ के अनुसार, ये इनके अनुसार मात्रा लगेगी। अब देखिए ये पवन है, अगर मैं यहां पे नयन लिख दूं, नयन, अब आपने देखा बीच में व है, यहां पे य है। इनसे पहले जो वर्ण लगा है ये न, इसके साथ स्वर कौन सा है? अ है,
यहां भी वा के साथ जो पहले वर्ण है इसके साथ स्वर अ। अब देखिए पहले वाले को लिखना ऐसे ही प। आगे देखिए वा के साथ जो स्वर है उसको अलग करिए, क्या हो गया? अन बन गया अन। अब जो ये पहला वर्ण है प, बीच में क्या है? वा है अभी, तो वा पे मात्रा लगेगी वो और आओ के अनुसार। तो यहां पे ओ की मात्रा लगेगी एक मात्रा, पो प्लस अन। इसी को देखिए न लिखा हमने, आगे यन है तो इसको कर दिया, या के साथ जो स्वर है उसको बाहर कर दिया, अन बना दिया। ठीक है, अब या के अनुसार मात्रा लगेगी। ये की कितनी मात्रा आएगी? एक, ने प्लस अन। दो मात्रा कब आएगी? जैसे ये लिखा था नायक, अगर ये नायक लिखा होता, यहां न था यहां ना, अब दो मात्रा आएंगी। जैसे नौ लिखा, नौ के ऊपर दो मात्रा न, और आगे क्या हो गया? अक। ठीक है, अगर यहां पावन होता तो इस पे भी कितनी मात्रा आती? दो। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध जो लिखा है तो प्रागैतिहासिक, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।